हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है यश पंडित और मैं आपका स्वागत करता हूं फिर से एक बार हमारे चैनल ट्रिकी इकोनॉमिक्स में। बेटा, हमारी क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक की जो सीरीज चल रही है इसमें हम लोगों ने अभी तक 9 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है और ये हमारा 9 चैप्टर का सेकंड पार्ट है। बेटा, इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे शिफ्ट इन सप्लाई, मूवमेंट इन सप्लाई और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को। बच्चे, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, आपको इकोनॉमिक्स की बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है और आपको सही में इकोनॉमिक्स पढ़ने में मजा आ रहा है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो प्लीज चैनल को जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपना सपोर्ट दिखाइए। क्योंकि बच्चे, मैं देख रहा हूं वॉच टाइम में आप लोग वीडियोस देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और बिना सब्सक्राइब के मजा कैसे आएगा यार। आपका एक सब्सक्राइब का बटन, लाल बटन जो आप दबाओगे, वो हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है, एक सपोर्ट सिस्टम का काम करता है कि हाँ, हमें और मेहनत करके अच्छे से अच्छा अपने बच्चों को डिलीवर करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं तो। ठीक है, चलो देखो बेटा, आज हम लोग बात कर रहे हैं शिफ्ट इन सप्लाई की। देखिए, शिफ्ट क्या होती है सप्लाई में, सेम वैसे ही जैसे डिमांड में हम लोगों ने पढ़ा था, दो टर्म्स आए थे, शिफ्ट और मूवमेंट। बेटा, शिफ्ट को कहा जाता है चेंज इन सप्लाई। क्या कहा जाता है बच्चे? चेंज इन सप्लाई। और अगर मूवमेंट की बात हम करें तो मूवमेंट को कहा जाता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। पहले हम लोग आज शिफ्ट को समझते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे और मूवमेंट की बात भी करेंगे। जैसे मानिए आप एक शिफ्ट को समझने से पहले एक कर्व बनाइए। ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है। यहां आप प्राइस को लीजिए, इधर आप क्वांटिटी को लीजिए। और बच्चे, मेरा ये एक कर्व बना, ये है मेरा सप्लाई कर्व। क्या है? सप्लाई कर्व। ठीक है, मान लीजिए मेरा प्राइस और ये है मेरी, ये मेरा प्राइस है और ये मेरी क्वांटिटी है। अब हम आपसे कहें कि मेरी सप्लाई शिफ्ट हो गई। शिफ्ट और मूवमेंट में आपको फिर एक बार बता दूं। देखिए, जैसे अभी मैं इस जगह पर खड़ा हूं, अब मैं इधर आया तो ये मैं शिफ्ट नहीं हुआ, ये मैं मूव हुआ। क्या हुआ? मूव। यानी कि शिफ्ट में जैसे मैं अभी यहां हूं और यहां से अपने घर चला गया, वो मैं शिफ्ट हुआ। पूछे क्यों? क्योंकि जब हम शिफ्ट होते हैं तो उसमें लोकेशन में चेंज आता है। किसमें चेंज आता है? लोकेशन में। आपकी लोकेशन सेम नहीं रहती, लेकिन जब आप मूवमेंट कर रहे होते हैं तो आप उसी लोकेशन पर रहते हैं। या तो आप अपवर्ड मूव करते हैं या डाउनवर्ड, या लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड। क्लियर है या नहीं? लेकिन जब आप राइटवर्ड शिफ्ट और लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेंगे तो आप पूरा चेंज हो जाएंगे, आपकी लोकेशन सेम नहीं रहेगी। क्लियर है बात? देखिए, तो अगर मान लो मैंने कहा मेरा ये सप्लाई कर्व, सपोज ये मेरा S1 था और ये मेरा S2 हो गया। अब मेरी सप्लाई किधर आ गई बच्चे? ये इधर आ गई है। इसको मैं कहूंगा राइटवर्ड शिफ्ट। क्या कहूंगा मेरे बच्चे? राइटवर्ड शिफ्ट। और ये कहलाएगा इंक्रीज इन सप्लाई। क्या कहलाएगा बेटा दूसरा नाम? इंक्रीज इन सप्लाई। जब भी सप्लाई कर्व S1 से उठ के S2 पे चला जाएगा, देखिए अब मैं कैसे समझेंगे? प्राइस वही है, प्राइस वही है, पर क्वांटिटी Q से Q1 चली गई या नहीं चली गई? हाँ या ना? यानी कि यहां पर हमारी सप्लाई A पे थी पर ये अभी उठ के B पे आ गई है, तो इसको हम कहेंगे राइटवर्ड शिफ्ट। क्या कहेंगे मेरे बच्चे? राइटवर्ड शिफ्ट और इंक्रीज इन सप्लाई। सपोज अगर मैं आपसे कहूं मेरा सप्लाई कर्व उठा और यहां S3 पे आ गया। कहां आ गया? S3 पे। तो ये इधर से इधर की तरफ आ गया बच्चे। इसको हम कहेंगे लेफ्टवर्ड शिफ्ट। क्या कहेंगे बच्चा? लेफ्टवर्ड शिफ्ट। और डिक्रीज, क्या कहेंगे? और डिक्रीज इन सप्लाई। कोई दिक्कत है मेरे भाई? अब देखिए, आप प्राइस देखेंगे तो ये C पे आ जाएगा और क्वांटिटी Q2 पे आ जाएगी। हाँ या ना? Q1 Q2। कोई दिक्कत है मेरे बच्चा? यानी कि ये जो इधर की तरफ शिफ्ट हुआ तो इसको कहा जाएगा लेफ्टवर्ड शिफ्ट। यहां क्या हो रहा है? देखिए, प्राइस वही है पर अब क्वांटिटी Q हो गई। अगर मैं इनको एक न्यूमेरिक टर्म में डिनोट करूं तो इसको मैं 5 लेता हूं, इसको मैं 10 लेता हूं, इसको मैं 15 लेता हूं। जब मेरी सप्लाई राइटवर्ड शिफ्ट हुई तो मेरा प्राइस वही है अभी भी, पर मेरी क्वांटिटी 10 से बढ़ के 15 हो गई। और जब मेरी क्वांटिटी 10 से 5 पे आई तो मैं कह सकता हूं कि ये मेरी सप्लाई में लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है। कैसा शिफ्ट हो रहा है मेरे बच्चे? लेफ्टवर्ड। अगर हम बात करें कि ऐसे कौन से रीजन होंगे जिनके कारण ये हो रहा है, तो आप क्या समझेंगे? इधर लिख दे रहा हूं मैं, रीजन बिहाइंड शिफ्ट। ठीक है, समझिएगा। तो लाल मेरे, जो आपको सबसे पहला रीजन समझना है वो क्या है? कि प्राइस इज रिमेन कांस्टेंट।
प्राइस में कोई बदलाव नहीं आएगा। आपको दिख रहा है तीनों ही सप्लाई कर्व में प्राइस सेम है। तो बेटा सप्लाई किससे इफेक्ट हो रही है? सप्लाई इज अफेक्टेड बाय अदर फैक्टर्स। सप्लाई किससे इफेक्ट हो रही है बच्चा? अदर फैक्टर। और जब आप अदर फैक्टर की बात करेंगे तो मेरे लाल याद रखिएगा, अदर फैक्टर में सप्लाई के मैंने 6 फैक्टर आपको बताए हैं। कौन कौन से? प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, गवर्नमेंट पॉलिसी, कॉम्पिटिटर पॉलिसी, चेंज इन टेक्नोलॉजी और कॉस्ट ऑफ इनपुट। यानी कि प्राइस ऑफ कमोडिटी सेम है और बचे हुए 5 कौन से? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, गवर्नमेंट पॉलिसी, कॉम्पिटिटर पॉलिसी, कॉस्ट ऑफ इनपुट, चेंज इन टेक्नोलॉजी। ये फैक्टर्स हैं जो मेरी सप्लाई को इफेक्ट कर रहे हैं। क्लियर है? अगला पॉइंट बेटा, अगले पॉइंट को आप देख सकते हैं, सिंपल सा क्या कि यहां कर्व चेंज हो रहा है, यानी कि ऑलवेज न्यू कर्व विल फॉर्म। हाँ या ना? हर बार आपको नया कर्व बनेगा शिफ्टिंग में। क्लियर है? अच्छा, चौथा पॉइंट, इट इज कॉल्ड चेंज इन सप्लाई। इसको हम क्या कहेंगे लाल मेरे? चेंज इन सप्लाई। बेटा फाइनल एग्जाम सेकंड टर्म्स बहुत नजदीक आ रहे हैं और आपको बता दूं इनमें क्वेश्चन आपको मिलेगा जरूर। क्या? चेंज इन सप्लाई और चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यार ये क्या पूछ लिया? तो चेंज इन सप्लाई का मतलब है वो आपसे शिफ्ट इन सप्लाई की बात कर रहा है, और चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड में वो आपसे मूवमेंट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? मूवमेंट की बात। क्लियर है? इसको एक बार नोट कर लीजिए बेटा, ये फैक्टर्स जो रीजन है ये राइटवर्ड में भी काम करेंगे और लेफ्टवर्ड में भी काम करेंगे। क्लियर है? और अगर मान लो कभी रीजन वो लिखने को आ जाए डिफरेंस, तो भी आप ये 4 पॉइंट लिख के एक ऐसे राइटवर्ड हो तो राइटवर्ड का कर्व और लेफ्टवर्ड का हो तो लेफ्टवर्ड का कर्व बना दीजिए। फुल में से फुल मार्क देंगे, इसकी गारंटी है। एक बार इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे। बेटा अब हम लोग डिस्कस करते हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड और मूवमेंट इन सप्लाई को। देखिए मूवमेंट में क्या रहेगा बच्चे, फिर से हम एक काम करते हैं, पहले अपना एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस को ड्रॉ करते हैं। इधर हम डिनोट करेंगे प्राइस को और इधर हम लेंगे क्यू टी वाई क्वांटिटी, और ये मेरा सप्लाई कर्व है। ये मेरा प्राइस है और ये मेरा क्यू चल रहा है और सप्लाई मेरी अभी इस पॉइंट ए पर चल रही है। अब मान लो मैंने कहा सप्लाई ऊपर चली गई, यानी कि अपवर्ड मूव कर गई। कहां मूव कर गई मेरे बच्चे? अपवर्ड। तो ध्यान से देखिए, अगर सप्लाई अभी ए पे है तो अपवर्ड में वो कहां मूव करेगी? मान लो मैंने कहा सप्लाई बी पे चली गई। कहां चली गई? तो अब हमारा प्राइस क्या हो जाएगा? P1, और क्वांटिटी कहां आ जाएगी? Q1 सॉरी, और क्वांटिटी आ जाएगी Q1 पर। यानी कि आप देख सकते हैं प्राइस के बढ़ने पर क्वांटिटी भी बढ़ रही है, क्योंकि हमारा लॉ ऑफ सप्लाई कहता है सप्लाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू प्राइस। सप्लाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू मेरे बच्चे प्राइस। कोई डाउट है? आगे बढ़िए, इसको क्या कहा जाएगा? इसको हम लोग कहेंगे अपवर्ड मूवमेंट। क्या कहेंगे बच्चे? अपवर्ड मूवमेंट और एक्सपेंशन इन सप्लाई। क्या कहेंगे लाल मेरे? एक्सपेंशन इन सप्लाई। अगर मान लो अब मैं आपसे कहूं कि सप्लाई ये डाउनवर्ड मूव करके पॉइंट सी पे आ गई, तो बच्चा प्राइस क्या हो जाएगा? P2, और क्वांटिटी कहां आ जाएगी? Q2 पे। देखिए मैं फिर से आपको लिख दे रहा हूं, यहाँ नंबर 1, 5, 10, 15, ताकि आप समझ सकें। जब एक्सपेंड होगा तो क्वांटिटी 10 से 15 पे चली जाएगी, और जब डाउनवर्ड शिफ्ट होगा, कहां शिफ्ट होगा बच्चे? डाउनवर्ड, तो क्वांटिटी 10 से 5 पे आ जाएगी। बेटा इसको हम कहेंगे क्या? डाउनवर्ड शिफ्ट, सॉरी मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट। क्लियर है मेरे बच्चे? और इसको दूसरा क्या नाम दिया जाएगा? कॉन्ट्रैक्शन। क्या कहेंगे? कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। कोई डाउट है? बेटा अब एक बात समझो, इसके पीछे के भी रीजन को समझ लेते हैं कि इसके पीछे कौन से रीजंस हैं जो वर्क कर रहे हैं इफेक्ट करने में। तो लाल मेरे वहां पर पहला रीजन क्या था कि प्राइस कांस्टेंट था, और आप यहां साफ देख सकते हैं प्राइस फ्लक्चुएट हो रहा
है, हाँ या ना? तो यहां प्राइस कांस्टेंट नहीं है, तो यहां क्या कांस्टेंट रहेगा बच्चा? यहां रहेंगे अदर फैक्टर। क्या कांस्टेंट रहेंगे? अदर फैक्टर आर कांस्टेंट। तो बेटा सप्लाई किससे इफेक्ट हो रही है? तो सप्लाई इज अफेक्टेड बाय प्राइस ऑफ कमोडिटी। कमोडिटी का प्राइस है जो सप्लाई को इफेक्ट कर रहा है। और आप देख सकते हैं यहां पर कोई सप्लाई कर्व नया नहीं बना है, हाँ या ना? तो तीसरा पॉइंट क्या होगा? नो न्यू कर्व विल फॉर्म्ड। कोई भी नया कर्व नहीं बनेगा। और चौथा पॉइंट आप जो कहेंगे वो क्या कहलाएंगे? इट इज नोन एज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। क्लियर है मेरे बच्चे? अगर आपको डिफरेंस आ जाए, डिफरेंस क्या बनेगा? देखिए मैं आपको यहां बता देता हूं कि क्वेश्चन यहां से क्या बन सकता है। जो आपका एक क्वेश्चन निकल के आ सकता है वो आ सकता है डिफरेंस बिटवीन इंक्रीज एंड एक्सपेंशन इन सप्लाई। और इसी का दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा? डिक्रीज और कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई के बीच में आपको डिफरेंस लिखने के लिए आ सकता है। तो आप क्या करेंगे? जब आप एक्सपेंशन की बात करेंगे तो अपवर्ड एरो का डायग्राम बनाइए एक तरफ और इधर शिफ्ट का, इंक्रीज का, ठीक है? और मूवमेंट में ये पॉइंट और शिफ्ट में जो पॉइंट अभी मैंने आपको इससे पहले लिखवाए हैं वो लिखाइए। अगर 6 नंबर का क्वेश्चन होता है, 7 या 8 नंबर का भी क्वेश्चन होता है और आप इस तरीके से डायग्राम बना के 4 पॉइंट एक्सप्लेन कर देते हैं तो मैं आपको डैम श्योर गारंटी दे रहा हूं कि 8 में से 8 नंबर आपका टीचर आपको दे के जाएगा, क्योंकि ये परफेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। क्लियर? और ये क्वेश्चन आता जरूर है बच्चे एग्जाम में। क्लियर है? इसको नोट करिए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की तरफ। आगे बढ़ते हुए हम लोग समझेंगे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। बेटे इलास्टिसिटी होती क्या है और कैसे काम करती है? उससे पहले आपको समझना इलास्टिक। इलास्टिक क्या होता है टर्म? इलास्टिक आपने देखा होगा जो एक नॉर्मल सी रबड़ जैसी नहीं रहती है। बचपन में गुब्बारे आते थे जिसको आप ऐसे ऐसे करते थे, उसमें एक पीछे रबड़ लगी होती थी। वो जितना तेज आप मारेंगे उतना दूर गुब्बारा जाएगा और उतना लंबा रबड़ खिंच जाएगा, हाँ या ना? होता तो नहीं होता था आपके बैलून के साथ? तो ये मतलब है चेंज का। क्या? कि कितना प्रेशर लगाने पर कितना चेंज आ रहा है। किसी भी चीज में अगर आप कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें कितना बदलाव आ रहा है। याद है ना डिमांड में मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, डिक्सी स्कॉट जो एक सलमान खान ऐड करता था, है ना? सुमो भैया को भी चाहिए स्पेंडिक्स, हाँ। तो उसमें क्या होता है कि वो कितनी ज्यादा इलास्टिक, देखिए वो इतनी सी होती है और उसको खींच के इतना बड़ा कर लेता है, यानी कि वो बहुत ज्यादा हाईली इलास्टिक है। कैसी है? हाईली इलास्टिक। तो यहां पर किससे इलास्टिसिटी है बेटा? प्राइस से। किससे? प्राइस से। तो अगर हम बात करें इलास्टिसिटी का मतलब क्या है, तो इलास्टिसिटी का मतलब है बदलाव। क्या मतलब है? बदलाव। किसी भी चीज में कितना बदलाव आ सकता है। क्लियर है? अब किस में बात हो रही है? सप्लाई में। तो सप्लाई में कितना बदलाव आ सकता है? सप्लाई में कितना बदलाव आ सकता है? किसके अब कारण? इसके पीछे का रीजन क्या रहेगा? प्राइस ऑफ इट्स ओन कमोडिटी। कमोडिटी का खुद का प्राइस जब बदलाव लाएगा तो उससे सप्लाई में कितना ज्यादा बदलाव आएगा या कितना कम बदलाव आएगा, उसको डिनोट करा जाता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई से। किससे दिखाया जाता है? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई से। क्लियर है ये बात बेटा? अगर हम बॉडी ऑफ सप्लाई का कॉन्सेप्ट दिया था अल्फ्रेड मार्शल जी ने। किन्होंने? मार्शल चचा ने। किसने दिया था? हाँ, मार्शल चचा। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने बताया इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मीन्स चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इन चेंज ऑफ इट्स ओन प्राइस। अगर हम बुक की डिफिनेशन करें तो बुक की डिफिनेशन इसकी क्या कहती है? रिस्पॉन्सिव चेंज इन सप्लाई टू इट्स ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। रिस्पॉन्सिव चेंज ऑफ सप्लाई टू इट्स ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। एक सिंपल भाषा में क्या कहा जा सकता है? चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, यानी कि सप्लाई में कितना चेंज आएगा या क्वांटिटी सप्लाइड में कितना चेंज आएगा
प्राइस में चेंज आने पर। बेटा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को डिनोट किया जाता है ES से। किससे डिनोट किया जाता है? ES से। और इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन Q अपॉन चेंज इन P इंटू P1 अपॉन Q1। क्लियर है ये बात? डाउट है? बेटा अगर आपको डिमांड का इलास्टिसिटी का फॉर्मूला याद आ रहा हो, अगर आपने वो वीडियो देखी है, अगर नहीं देखी तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डिमांड भी देख सकते हैं। बेटा उसमें यहां माइनस का साइन होता था, लेकिन यहां नहीं है। क्यों? क्योंकि वो माइनस का साइन दिखाता था कि डिमांड और प्राइस इनवर्सली रिलेटेड है, और यहां नहीं है तो यहां दिखा रहा है क्या कि सप्लाई और प्राइस एक दूसरे से डायरेक्टली रिलेट करते हैं। कैसे रिलेट करते हैं? डायरेक्टली। इनके बीच में इनवर्स रिलेशन नहीं है, इनके बीच में रिलेशन जो है वो कैसा है? डायरेक्ट है। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए पहले किसी कमोडिटी का प्राइस P1 10 था, क्वांटिटी 5 थी। अब P2 20 हो गया और Q2 10 हो गया। क्लियर है या नहीं? देखिए प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी भी बढ़ी। तो अब आप ऐसे में इसको कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले आप निकालेंगे चेंज इन P। क्या निकालेंगे मेरे बच्चे? चेंज इन P का फॉर्मूला क्या होता है? नॉर्मल, वही जो हमने पीछे पढ़ा था, P2 माइनस P1। और चेंज इन Q निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? Q2 माइनस Q1। कोई डाउट है लाल? अब निकाल दीजिए जरा। 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10, और यहां पर 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5। कोई समस्या? देखिए 5 अपॉन 10 और P1 कितना है मेरा? 10 अपॉन 5। बेटा 10 से 10 कट गया, 5 से 5 कट गया, यानी कि ये आया 1। तो हम कह सकते हैं ES इज इक्वल टू 1 है। ES इज इक्वल टू 1 है या नहीं? अब एक बात को और समझ लीजिए, सिर्फ इतना निकालने पर आपका काम नहीं होगा, आपको यहां पर कमेंट करना पड़ेगा टाइप ऑफ इलास्टिसिटी, ये किस प्रकार की है। तो याद है हम लोगों ने डिमांड में भी इलास्टिसिटी 5 पढ़ी थी। कौन कौन सी? परफेक्टली इनइलास्टिक, इनइलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक और इलास्टिक। तो वैसे ही यहां पर भी आपको 5 इलास्टिसिटी ही मिल रही हैं। कौन कौन सी से जरा समझिएगा उनको। सबसे पहले नंबर पे अगर हम बात करें तो आपको जो मिलेगा वो मिलेगा ES इज इक्वल टू 0, फिर आपको मिलेगा ES इज लेस देन 1, फिर आपको मिलेगा ES इज इक्वल टू 1, फिर आपको मिलेगा ES इज ग्रेटर देन 1, और फिर आपको मिलेगा ES इज इक्वल टू इनफाइनाइट। ये 5 कंडीशंस अगर आपने मेरे बच्चे याद कर ली तो आपका काम हो जाएगा। पहले क्या कहते हैं इसको जरा समझ लीजिए। इसको हम कहते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक। ठीक है बच्चा? इसको हम कहते हैं इनइलास्टिक, इसको हम कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक, इसको हम कहते हैं इलास्टिक, और इसको हम कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक। क्या कहा जाता है मेरे बच्चे? परफेक्टली इलास्टिक। अब मतलब समझिए इनइलास्टिक क्या है? इनइलास्टिक का मतलब है कि चेंज कम है। इनइलास्टिक का मतलब है कि चेंज कम है, और परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब है कि बहुत नाम मात्र का चेंज है। कैसा चेंज है? नाम मात्र का। अच्छा, यूनिटरी इलास्टिक का मतलब क्या है? कि दोनों पक्षों में बराबर चेंज, मतलब जितना चेंज सप्लाई में है उतना ही चेंज प्राइस में है। दोनों सेम लेवल पे चेंज करेंगे जितनी बार भी चेंज आएगा। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं और फिर आता है इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब कि बदलाव ज्यादा है। अगर प्राइस में चेंज आ रहा है तो सप्लाई में चेंज ज्यादा आएगा। कैसा आएगा? ज्यादा। क्लियर है बात? और परफेक्टली इलास्टिक का मतलब ये एक इमेजिनरी ही कंडीशन होती है। डाउट है बच्चा? आइए अब हम लोग समझते हैं यहां पर हमारी इलास्टिसिटी कैसी है। इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर हमारी इलास्टिसिटी यूनिटरी इलास्टिक है। कैसी है बच्चा? यूनिटरी। आपको क्वेश्चन में जो भी डेटा दिए उसको पहले ऐसे ही नोट कर लिया करो। पहला प्राइस क्या था, तब क्वांटिटी क्या थी, फिर प्राइस क्या हुआ और क्वांटिटी क्या। बच्चे आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग समझते हैं परसेंटेज मेथड ऑफ इलास्टिसिटी। कौन सा बेटा? परसेंटेज मेथड ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, कि किस तरीके से आप परसेंटेज मेथड के थ्रू इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेटा इसमें जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है परसेंटेज चेंज इन Q अपॉन परसेंटेज चेंज इन P। ES इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन Q अपॉन परसेंटेज चेंज इन P। और अगर मान लीजिए आपको परसेंटेज चेंज इन Q या परसेंटेज चेंज इन P नहीं दिया तो आप निकाल सकते हैं कैसे?
चेंज इन Q अपॉन Q1 इंटू 100। सेम यहां पर चेंज इन P अपॉन P1 इंटू 100। आइए हम इसी क्वेश्चन को अब इस फॉर्मूले में भी इंप्लीकेट करके ट्राई करते हैं आंसर फाइंड करने का। बेटा हमारा चेंज इन P कितना था 10, कितना आया था 10 अपॉन P1 कितना था 10 इंटू 100। जब हम इसको कट करेंगे तो यहाँ 100% का चेंज हमें दिख रहा है। क्लियर है या नहीं? सेम इसकी आगे बढ़ते हैं बेटा। यहाँ हमारा चेंज आया था 5 और P भी था 5 इंटू 100। जब आप करेंगे तो यहाँ पर भी आपको 100% का चेंज मिल रहा है। तो वैल्यू को पुट कर दीजिए 100 अपॉन 100 डिवाइड करिए, कितना आएगा 1। देखिए दोनों ही मेथड से इलास्टिसिटी 1 आ रही है, हाँ या ना? क्लियर? एस इज इक्वल टू 0 कब आ सकता है? जब ऊपर 0 और नीचे 1 हो, हाँ या ना? तो आपको लिखना पड़ेगा परसेंटेज चेंज इन Q इज इक्वल टू 0 बिकॉज ऑफ दिस इलास्टिसिटी इज परफेक्टली इनइलास्टिक। अच्छा, इलास्टिक कब होगा? जब आपके पास 1/2 हो, यानी कि परसेंटेज चेंज इन P इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन Q। अच्छा, यूनिटरी कब होगा? जब 1/1 हो जाएगा, हाँ या ना? क्लियर है? तो यहां मैं लिख भी दे रहा हूं 0/1 का केस, ये 1/2। यूनिटरी में क्या होगा? परसेंटेज चेंज इन P इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन Q होगा, यानी कि 1/1 का केस होगा। अच्छा बच्चे, इलास्टिक कब होगा? जब यहां पलट जाए। क्या कंडीशन हो जाए? 2:1, तभी तो जाएगा ऊपर ज्यादा, तभी तो ES इज ग्रेटर देन 1 होगा, हाँ या ना? तो यहां हम क्या कह सकते हैं? चेंज इन Q इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन P, यानी कि 2/1 का केस होगा जब। क्लियर है? और लास्ट वाला क्या हो सकता है? कंडीशन इनफाइनाइट कब बनेगी बेटा? ES इज इक्वल टू इनफाइनाइट, जब 1/0 हो। आपको पता है किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में अगर 0 आ जाए तो उसका आंसर इनफाइनाइट ही होगा। तो मतलब कि यहाँ क्या, जब केस होगा 1/0 का, यानी कि परसेंटेज चेंज इन P इज इक्वल टू किसके हो जाएगा? 0 के। तो ऐसे केस में आप कह सकते हैं कि ये परफेक्टली इलास्टिक होगी। क्लियर है बेटा? आपको चीजें मैंने लिखवाई थी कि किसमें कौन सी गुड्स आती है, याद है? कुछ नहीं याद है? एक बार फिर समझ लो बेटा। जब हम परफेक्टली इलास्टिक की बात करते हैं तो इसमें आते हैं नेसेसिटी ड्रग्स, लाइफ सेविंग ड्रग टाइप में होते हैं ना, मेडिसिन टाइप की। ओके, इलास्टिक में क्या आते हैं? नॉर्मल गुड या बेसिक आइटम जिसको आप कह सकते हो, जैसे नमक, तेल, ये तो नॉर्मल चलती चलती। अच्छा, यूनिटरी में क्या आ सकती हैं? नॉर्मल गुड, इनकी में कोई ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। ग्रेटर में आ सकती हैं लग्जरी आइटम। कैसी आइटम? लग्जरी। और बेटा ये तो आपको पता ही है, ये इमेजिनरी होगी। कैसी होगी? इमेजिनरी। बच्चे इसको एक बार नोट करो और फिर हम लोग डिस्कस करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। बेटा आगे बढ़ते हुए हम लोग डिस्कस करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, यानी कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनके कारण इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में चेंजेस आएंगे या इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो मेरे बच्चे, अगर हम सबसे पहले फैक्टर की बात करें तो सबसे पहला फैक्टर हमारा कहता है टाइम फैक्टर। क्या कहता है बच्चा? टाइम फैक्टर। टाइम फैक्टर आपको क्या बताना चाह रहा है कि अगर आपको इफ लॉन्गर टाइम इज रिक्वायर्ड टू एडजस्ट द सप्लाई, तो ऐसे केस में इलास्टिसिटी क्या होगी? इलास्टिक। क्या होगी बेटा? इलास्टिक। अगर मान लीजिए आपको प्रोडक्ट की सप्लाई, मार्केट में प्रोडक्ट को पहुंचाने में ज्यादा समय लग रहा है, हाँ या ना? आपका प्रोडक्ट कहीं ऐसी एरिया में बनता है जहां से उस मार्केट में प्रोडक्ट पहुंचाने में आपको बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लगता है, तो अगर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम लगेगा, लॉन्गर टाइम हायर इलास्टिसिटी, लेसर टाइम लेस इलास्टिसिटी। क्लियर है? और वहीं अगर आपको लेस टाइम लगेगा, क्या लगेगा? लेस टाइम, तो ऐसे में इलास्टिसिटी क्या होगी? इन इलास्टिक मेरे बच्चे। क्या होगी? इन इलास्टिक। क्लियर है? दूसरा फैक्टर अगर हम बात करें नेचर ऑफ गुड, कैसा बच्चे? जब हम नेचर ऑफ गुड की बात कर रहे हैं तो इसमें आपको दो चीजों को समझना होगा। एक होती है ड्यूरेबल, एक होती है नॉन ड्यूरेबल, हाँ या ना? नॉन ड्यूरेबल कह लीजिए या पेरिशेबल, है या नहीं? तो इसमें क्या है, अगर कोई गुड लंबे समय तक चलती है, हाँ या ना, तो उसकी इलास्टिसिटी इलास्टिक होगी। कैसी होगी? इलास्टिक। और बेटा अगर कोई गुड मान लीजिए छोटे समय के लिए है, या आप उसे कह सकते हैं उसको ज्यादा समय के लिए नहीं रख सकते, जैसे मिल्क, ब्रेड, बटर, तो इनकी इलास्टिसिटी, इनको हम नॉन ड्यूरेबल और पेरिशेबल गुड में कैटेगराइज करेंगे और इनकी इलास्टिसिटी होगी इन इलास्टिक। कैसी होगी मेरे बच्चे?
इनइलास्टिक। कोई दिक्कत है बेटा? वही अगर अब बात करें प्रोडक्शन मेथड एंड टेक्निक, अगर कोई कंपनी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मेथड यूज कर रही है, कॉम्प्लिकेटेड मेथड ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कि उसको समझने में बहुत समय लग रहा है, या जो प्रोडक्शन है बहुत टिपिकल टाइप का है, हाँ या ना, एक इजी वे नहीं है प्रोडक्शन का, और इसीलिए उसकी मार्केट में डिमांड है। क्लियर है? क्योंकि वो एक यूनिकनेस क्रिएट कर रही है अपने प्रोडक्ट में, और यूनिकनेस वो एक मतलब बहुत ही पेचीदा ढंग से अपने प्रोडक्ट को बना रही है। तो ऐसे केस में इलास्टिसिटी क्या होगी? इलास्टिक। क्लियर है? और अगर कंपनी सिंपल मेथड यूज कर रही है, कोई भी नॉर्मल सिंपल मेथड, तो ऐसे केस में इलास्टिसिटी इनइलास्टिक कहलाएगी। क्या कहलाएगी मेरे बच्चे? इनइलास्टिक। अगर नंबर ऑफ प्रोडक्ट बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय इंडस्ट्री, एक कंपनी जो बहुत सारे प्रोडक्ट बना रही है, कोई इंडस्ट्री बहुत सारे प्रोडक्ट में डील कर रही है, जैसे हम टाटा की बात करें तो टाटा के डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स आते हैं, हाँ या ना? तो ऐसे ही अगर कंपनी के बहुत प्रोडक्ट हैं तो उसकी इलास्टिसिटी क्या होगी? सो मैनी प्रोडक्ट। अगर किसी भी कंपनी के मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं तो उसकी इलास्टिसिटी बेटा इलास्टिक होगी। कैसी होगी मेरे बच्चे? इलास्टिक। और अगर ज्यादा नहीं है, लेस प्रोडक्ट, इनइलास्टिक। क्लियर है बेटा? यानी कि वो सिर्फ एक या दो ही प्रोडक्ट में डील कर रही है, तो ऐसे में उसकी इलास्टिसिटी इनइलास्टिक होगी। क्लियर है मेरे बच्चे? आगे देखिए, फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन। बेटा सप्लायर अगर बात की जाए कि उसके मन में आ रहा है या उसके दिमाग में ये चल रहा है फ्यूचर में प्राइस बढ़ सकते हैं, फ्यूचर में प्राइस बढ़ सकते हैं, तो ऐसे केस में वो अभी करंट मार्केट में जो है प्रोडक्ट की सप्लाई को क्या कर देगा? कम कर देगा, हाँ या ना? क्लियर है? तो इसको कहेंगे इनइलास्टिक। क्या कहेंगे? इनइलास्टिक। अगर मान लीजिए उसकी प्रेडिक्शन कह रही है कि नहीं यार, कोविड की थर्ड वेव फिर से आने वाली है और मेरे प्रोडक्ट के कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है और उसका प्राइस गिर जाएगा, तो वो क्या करेगा? अपनी सप्लाई को कहेगा अभी जो है इसमें जितना ज्यादा बेच सकते हो बेचो, हाँ या ना? तो ऐसे केस में प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी इलास्टिक होगी। क्या होगी? इलास्टिक। समझ लीजिए, राइज इन प्राइस, अगर किसी कमोडिटी का प्राइस फ्यूचर में बढ़ सकता है, कब? फ्यूचर में, तो बेटा उसको हम क्या कहेंगे? राइज इन प्राइस। तो उसकी इलास्टिसिटी इलास्टिक होगी। कैसी होगी? और अगर मान लीजिए फॉल इन प्राइस हो जाए, फॉल इन प्राइस, तो कंज्यूमर उसको कहेगा इनइलास्टिक, सॉरी सेलर उसको कहेगा इनइलास्टिक। क्या कहेगा मेरे बच्चे? सप्लायर। क्लियर है बात? आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हुआ होगा। सप्लाई और इलास्टिसिटी का ये सेकंड पार्ट था, क्योंकि सप्लाई लेंदी चैप्टर है और इसी में इलास्टिसिटी इंक्लूडेड है, तो इसलिए मैंने इसको सेकंड दो पार्ट में कवर करने की कोशिश करी, क्योंकि पहली वीडियो में अगर करते तो बहुत लॉन्ग हो जाता। क्लियर है बेटा? अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, मजा आ रहा है इकोनॉमिक्स पढ़ने में, तो दबा दीजिए लाइक का बटन, जी हाँ, और सब्सक्राइब करिए चैनल को, और जितने ज्यादा फ्रेंड सर्किल में आप इस चैनल को फैला सकते फैलाइए, उनको भी कहिए भाई पढ़ो, पेपर सर पे हैं, घर पे नहीं। क्लियर है? हाँ, अब पेपर ऑफलाइन है सभी के, ऑनलाइन नहीं, इसीलिए मैं कहता हूँ पेपर सर पे हैं, घर पे नहीं, तो पढ़ लीजिए अभी बच्चे, ठीक है? और चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।